विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यूपी से है। सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि गठबंधन में अहमियत नहीं मिली तो दूसरे विकल्प पर वो विचार करेंगे। साथ ही केशव देव मौर्य ने कहा कि दूसरे दल के साथ भी जाने पर वो विचार करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में भेजा था। ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान था, लेकिन उन्होंने कहा कि अहमियत अगर नहीं मिलती है तो फिर वो कहीं और जाने के लिए सोचेंगे। विकल्प अब वो सोचने के लिए मजबूर होंगे अगर समाजवादी पार्टी में गठबंधन में उन्हें अहमियत नहीं मिलती है तो। देखिए, सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो अब चुनाव खत्म होने के बाद, हार मिलने के बाद गठबंधन की गांठ भी खुलने लगी है धीरे धीरे। और केशव देव मौर्य ने बयान दिया है कि अगर अहमियत नहीं मिलती है तो फिर वो कहीं और जाने की सोचेंगे। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर वो बयान दे चुके थे, कटाक्ष कर चुके थे कि कुछ नेता ओवर कॉन्फिडेंस में थे, जिन्होंने अखिलेश यादव को भी ओवर कॉन्फिडेंट किया और उसके बाद उन्होंने चुनाव हरवा दिया। और देखिए, एक बार फिर से केशव देव मौर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन में अहमियत नहीं मिलती तो फिर वो कहीं और जाने के लिए सोचेंगे। अनुभव मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, क्योंकि केशव देव मौर्य की ये पहली नाराजगी नहीं है। इससे पहले भी जब नतीजे सामने आए, केशव देव मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बयान दिया था कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। अखिलेश यादव को भी ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया और उसके बाद उन्होंने चुनाव हरवा दिया। और अब देखिए, एक बार फिर से अहमियत की बात वो कह रहे हैं कि अगर अहमियत नहीं मिलती है तो फिर दूसरा विकल्प वो देखेंगे। समाजवादी पार्टी के साथ जो भी उसके सहयोगी दल हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं अगर नतीजे अनुकूल नहीं आएंगे तो। और आप यहाँ देखिए, ये तो इतना जल्दी हो रहा है, मतलब अभी 10 तारीख को नतीजे आए और आप देखिए गठबंधन की जो गांठें हैं वो खुलती दिख रही हैं, यानी कहीं ना कहीं दरार पड़ती दिख रही है। केशव देव मौर्य ने पहले भी 2 दिन पहले भी जब एबीपी गंगा से बात की थी तो कहा था, सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि वो जिस तरीके से लाए गए थे, जितना बड़ा लॉन्चिंग पैड उनको दिया था, उसका कोई फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। पर आज मैंने जब उनको फ़ोन किया, उनसे फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में गए थे वो बीजेपी की एक योजना थी, एक प्लान्ड वे में उनको भेजा था बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में। तो एक बड़ी बात आज कही है केशव देव मौर्य ने। और अगर मान लीजिए कोई इतना बड़ा प्लान बना रहा है तो समाजवादी पार्टी ने जब उनको लिया, अपने साथ जोड़ा, तो क्या उसको इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं थी? क्योंकि अगर कोई सहयोगी दल का अध्यक्ष ये कह रहा है तो जाहिर सी बात है अपने आप में एक बड़ा सवाल वो खुद उठा रहा है। ये खुद केशव देव मौर्य का कहना है। उन्होंने खुद, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने ही प्लान्ड वे में भेजा है समाजवादी पार्टी में और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा। वो इस बात को लेकर भी नाराज दिखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका इस्तेमाल नहीं हुआ पूरे चुनाव में, उनको कोई तवज्जो नहीं दी। वो गठबंधन के साथ ही थे लेकिन कहीं उनको चुनाव प्रचार में भेजा नहीं गया। वो ये कह रहे हैं कि उम्मीदवारों ने उनकी जनसभाएं मांगी लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी जनसभाएं लगाई ही नहीं गई, वहाँ पर दूसरे लोगों को भेज दिया गया। इसकी भी नाराजगी है कि उनको केवल 2 सीटें दी गई और कृष्णा पटेल की जो पार्टी है उसको 6 सीटें दे दी, आरएलडी को 30 से ज़्यादा सीटें दे दी, राजभर की पार्टी को 18 सीटें दे दी। इन सारी चीज़ों को लेकर वो बेहद नाराज नजर आ रहा है और हमसे जो उन्होंने बात की उससे तो यही लग रहा है कि वो दूसरा विकल्प तलाश रहे और बहुत जल्दी हो सकता है कि वो किसी नए साथी के साथ खड़े नजर आए। बिल्कुल, लेकिन अनुभव, क्या ये विकल्प इतना आसान होगा? क्या ये इतना आसान होगा? और अगर विकल्प देख रहे हैं, अगर साथी ढूंढ रहे हैं तो फिर वो कौन होगा? देखिए, मैंने उनसे खुद ये पूछा कि क्या अगर आप विकल्प की बात करें तो क्या बीजेपी विकल्प हो सकती है, तो उन्होंने तो फिलहाल बीजेपी के साथ या किसी भी तरीके की बात से इनकार किया। पर हाँ, ये ज़रूर वो कह रहे थे कि हमारे पास अन्य विकल्प हैं। अन्य विकल्प में कह रहे हैं कांग्रेस है, बसपा है, हम किसी के भी साथ जा सकते हैं अगर हमें तवज्जो नहीं दी जाएगी इस गठबंधन में। और जब भी उनसे पहले बात होती थी वो यही कहते थे कि उनका ये गठबंधन केवल सरकार बनाने तक है और अब सरकार तो बनी नहीं।
अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, अकेले उसके 111 विधायक जीत कर आए, सहयोगियों के साथ उसकी संख्या 125 हो जाती है। तो साफ तौर पर अब केशव देव मौर्य यही संकेत दे रहे हैं कि उनको तवज्जो नहीं मिली, उससे वो नाराज हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में, और उनका इस्तेमाल ना होने से पार्टी में वो कह रहे हैं कि मौर्य, सैनी, कुशवाहा, इस समाज का वोट भी नहीं शिफ्ट हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई गई, बहुत वैल्यू दी गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और एक बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी ने प्लांट वे में भेजा था समाजवादी पार्टी में। जी, लेकिन अनुभव देखिए, ये बात भी नतीजों के बाद तो साफ हो चुकी है कि जिस जातीय समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, उसका बहुत फायदा उन्हें मिला भी नहीं, ना ही गठबंधन को मिला। तो ऐसे में जब केशव देव मौर्य बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या बीजेपी की तरफ वो जा सकते हैं, ये विकल्प अगर हो सकता है, तो बीजेपी तो इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में है, क्या वो एक्सेप्ट करेगी इस बात को, ये भी अहम सवाल हो जाता है इस वक्त में। देखिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीति में हर कोई अच्छे अवसर की तलाश में रहता है, अच्छा अवसर मिले। और भाई केशव देव मौर्य भी इससे क्यों पीछे हटेंगे। हालांकि हमने जब उनसे पूछा फोन पर कि क्या बीजेपी के साथ भी वो भी एक विकल्प हो सकता है, तो उन्होंने कहा देखिए, ठीक है। अनुभव केशव देव मौर्य इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। केशव देव मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नतीजे सामने आने के बाद आपकी नाराजगी हमने देखी गठबंधन से, और संकेत भी आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दिया कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, अखिलेश यादव को ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया, और चुनाव भी उन्होंने हरवा दिया। अब आप ये कह रहे हैं कि अहमियत नहीं मिलती तो विकल्प मैं ढूंढूंगा। मैं चाहूंगी कि बताइए दर्शकों को, क्या वो विकल्प है, क्या आपका इशारा है? नहीं, ऐसा ना तो मैं गठबंधन से नाराज हूँ जी, और ना मैं कोई विकल्प ढूंढ रहा हूँ। दुखी जरूर हूँ कि हम लोग चुनाव जीत सकते थे, चुनाव हमारे पक्ष में था, समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता थी जी, लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस हो के चुनाव हार गए। हमारे पास वोट की कमी नहीं थी, लेकिन हम वोट ले नहीं पाए। उस वोट को न लेने की दुख है मुझे, नाराजगी किसी बात की नहीं है। और ये सच है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से चुनाव हार गए। योगी जी की कोई योग्यता की वजह से हम चुनाव हारे होते, या भारतीय जनता पार्टी किसी योग्यता की वजह से हम चुनाव हारे होते, तो हमें तकलीफ न होती जी। हम केवल अपनी कमियों को वजह चुनाव हार गए, ओवर कॉन्फिडेंस थे, हम वोट जोड़ नहीं पाए। ठीक है केशव देव मौर्य जी, आप ये एक्सेप्ट करें कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरा क्लियर कीजिएगा, बहुत साफ कीजिएगा, क्योंकि आपको एबीपी गंगा के दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं। किस मुद्दे पर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्या वजह आपको समझ आती है हार की? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे समाजवादी गठबंधन के सभी प्रत्याशी जी ओवर कॉन्फिडेंट इस बात पे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे इर्द गिर्द कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कहीं असर नहीं रहेगा, उसकी तो जमानत जब्त होगी। जबकि ये बात बिल्कुल कई बार मैंने सबको कहा, हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को कमजोर आंकना हमारी गलती होगी, हमारे नुकसान हो सकता है जी। और इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट थे कि चूंकि किसान साढ़ की वजह से नाराज थे, कोरोना काल में जिस तरह से जाती हुई थी, जिस तरह से लाशें बही थी गंगा में, लोग उससे नाराज थे, बिजनेस व्यापार चौपट हुआ था और ब्राह्मण समाज में भी नाराजगी थी। और ये चुनाव के शुरुआती दौर में, चुनाव जब नहीं शुरू हुआ था, ये सभी समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन अंत में समाजवादी पार्टी में ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से उनके प्रत्याशी बहुत ज्यादा चुनाव में मेहनत नहीं कर पाए, और दूसरे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो जमीनी मेहनत करते रहे। और चुनाव आयोग की भी शक्ति हम लोगों के साथ थी, हम जा रहे थे, अगर ज्यादा लोग हो जा रहे थे तो मुकदमे दर्ज कर रहा था चुनाव आयोग या प्रशासन, और उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जैसे घूमे उनके ऊपर मुकदमे नहीं। और एक और सबसे बड़ी कमी हम लोगों ने की कि हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वोट कटवाया गया, वोट कटा, कहीं 2000 कहीं 5000, हर बूथ पे 1000 1500 500 700 वोट काटा गया, वो रणनीति के तहत। और जब वोट नहीं था तो हम वोट दे नहीं पाए, इसलिए हमारा वोट घटता चला गया और भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ता चला गया। और नीचे स्तर पर देखिए केशव देव मौर्य जी, ये बातें तो पहले से कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ये गठबंधन चलेगा नहीं, लेकिन अब देखिए जैसे आप कह रहे कि आप दुखी हैं, शिवपाल यादव भी बयान दे रहे हैं कि वो भी दुखी हैं, उन्होंने भी बयान दिया, तो अब तो ये दिखाई दे रहा है कि गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।
आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी का पर्यवेक्षक बनने पर सिद्धार्थनाथ सिंह का भी बयान सामने आ चुका है। एबीपी गंगा से बातचीत में सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि जल्द ही यूपी के मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला किया है। सुनिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और अब यूपी के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अब को ऑब्जर्वर बनाया गया। जल्द वो अब लखनऊ आने वाले हैं। क्या कुछ प्रक्रिया होगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सिद्धार्थनाथ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी बार प्रयागराज पश्चिमी की जनता ने एक बार फिर आप पर भरोसा जताया है। नहीं, ये उनका आशीर्वाद है और मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उनका जो ऋण है उस सूद समेत उतारता रहूंगा। यानी इस बार विकास की रफ्तार डबल हो जाएगी वहाँ? विकास की रफ्तार और जो भयमुक्त समाज बनाया है, दोनों की रफ्तार डबल करूंगा। अब ऑब्जर्वर भी नियुक्त हो गए हैं और माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि 19 तारीख को वो आएंगे। क्या कुछ प्रक्रिया होगी, किस तरीके से नई सरकार का गठन होगा? नहीं, देखिए, ये एक हम लोग के पार्टी की एक प्रक्रिया है, संगठनात्मक एक प्रक्रिया चलती है, हर राज्य में चल रही है जहाँ जहाँ हम लोग जीते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि जिनको हम लोग चाणक्य कहते हैं वो स्वयं यहाँ पे आ रहे हैं सरकार के गठन का। तो उनके मार्गदर्शन में एक अच्छी सरकार और मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के रूप में हमें फिर से मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो देखने को मिलेगी 19 के बाद से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हर कोई जानना चाह रहा है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। आप तो खुद कैबिनेट मंत्री रहे 5 साल, तो जो लोग जानना चाह रहे हैं और जिनके नाम हैं, आपको भी कुछ लग रहा है कि क्या कुछ होगा? नहीं, देखिए, ये कोई नहीं बता सकता, ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी के हर स्तर पे इस पर एक डिस्कशन भी होता है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सब लोग इस पर अपनी मोहर लगाते हैं। तो उसके बाद ये एक प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो हम लोग को उसका इंतज़ार करना चाहिए। तो आपका नाम तो है संभावितों में, हर जगह जहाँ भी देखिए आपका नाम है कि रिपीट किया जाएगा। नहीं, मैं स्वयं भी नहीं कह सकता, मगर हम सबको इंतजार करना चाहिए। यूपी के सहपर्यवेक्षक बनाए गए झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड जैसे छोटे राज्य और छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने पर्यवेक्षक बनाकर सम्मान दिया है। उन्हें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य जिसका सहपर्यवेक्षक बनाया गया है, उसके लिए उन्होंने पार्टी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि अमित शाह यूपी के लिए पर्यवेक्षक और रघुवर दास सहपर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो सभी नवनिर्वाचित विधायकों से राय शुमारी करेंगे और विधानमंडल दल का नेता चुनेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और देखिए, जैसे ही ये जिम्मेदारी मिली है, बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। छोटे राज्य से एक सामान्य कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े राज्य के सहपर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त करना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के 3.25 करोड़ जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाला काम है। और इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने झारखंड जैसे छोटे राज्य, कोई उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की चुनाव सहपर्यवेक्षक नियुक्त कर झारखंड की जनता और एक कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है।